अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस के जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ये है कि माइनिंग और स्टेकिंग ये क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, दुनिया में जितनी भी करेंसियाँ होती हैं, इन करेंसियों में वेरिफिकेशन का अंसर ये लाजमी होता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर 5,000 का नोट लेके जाता हूँ किसी दुकान वाले के पास और उसको जाके मैं 5,000 का नोट देता हूँ और उससे कोई चीज़ खरीदता हूँ या मैं उससे खुला लेने के लिए जाता हूँ, तो वो क्या करता है कि मेरे हाथ से वो नोट लेता है, अगर नया नोट है, और उसमें जो कायदे आज़म की तस्वीर बनी हुई है उसके कॉलर के ऊपर वो अपना नाखून फेरता है। तो उसको मालूम होता है कि ये खुरदरा खुरदरा सा कॉलर है। फिर उसके ऊपर एक पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है, उसके ऊपर वो अपना नाखून फेरता है, उसको मालूम होता है कि ये खुरदरा खुरदरा सा है। तो इससे उसको अंदाज़ा होता है कि ये नोट ये ओरिजिनल है, ये जेन्युइन नोट है, ये मैंने काउंटरफिट नहीं बनाया, ये मैंने जाली नहीं बनाया। ये वेरिफिकेशन किसने नोट में रखी है? तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रखी है। जो नोट जारी करता है उसने नोट के अंदर वेरिफिकेशन का ये सिस्टम रखा है। इसी तरह अगर मैं किसी बैंक में, मिसाल के तौर पर मीज़ान बैंक में मेरा अकाउंट है, मैं वहाँ से किसी शख्स को 10,000 रुपये भेजता हूँ। मेरे अकाउंट में फ़र्ज़ कीजिए 10,000 रुपये ही है। मैं एक शख्स को 10,000 रुपये भेजता हूँ और थोड़ी देर बाद मैं दोबारा 10,000 रुपये किसी और बंदे को भेजने की कोशिश करता हूँ, तो बैंक की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आता है? यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस, तुम्हारे पास इतना बैलेंस नहीं है। यानी बैंक ये देखता है कि जो 10,000 रुपये इसके पास थे वो इसने पहले खर्च कर लिए, अब इसे खर्च दोबारा उन पैसों को नहीं कर सकता। ये होती है वेरिफिकेशन। ये किसी भी करेंसी में ज़रूरी होती है और हमेशा से ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आजकल के दौर में करेंसी नोटों में ज़रूरी है, बल्कि पहले ज़माने में जब सोने और चांदी के सिक्के होते थे तो बाज़ार में कुछ लोग ऐसे होते थे जो कि इन सिक्कों को परखने का काम करते थे। इस काम को अरबी में नक़्दुस समन कहते हैं। सिक्के को परखने का काम करते थे। तो एक बंदा जो कोई चीज़ खरीदने के लिए जाता था वो दूसरे को मिसाल के तौर पर सोने के सिक्के देता था, तो वो सोने के सिक्के लेके बेचने वाला या दोनों मिलके चले जाते थे परखने वाले के पास और वो उनको देखता था, अंदाज़ा लगाता था कि इनमें खोट कितना है, उनका वज़न चेक करता था कि कहीं इनको साइडों से घिस के छोटा तो नहीं कर दिया गया, वज़न कम तो नहीं कर दिया गया, ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा पतला बनाया गया हो। और वो इस बात का फैसला करता था कि ये जो सिक्का है ये पूरे वज़न का है। तो हर करेंसी की जो वेरिफिकेशन होती है वो उसके हिसाब से होती है। वो ये भी देखता था कि ये जाली नहीं है, पीतल का बना हुआ नहीं है, सोने का बना हुआ है। तो हर करेंसी की वेरिफिकेशन ये उसके हिसाब से होती है। और वेरिफिकेशन के लिए किसी एक अथॉरिटी का होना, किसी बंदे का होना, ये लाजमी है। ये वो मसला है जिसने 2009 तक जो क्रिप्टो करेंसीज आई, क्रिप्टो करेंसीज की इब्तिदा 80s में हुई है। तो 80s से हैश कैश वगैरह से जहाँ पे इब्तिदा हुई, वहाँ से लेके 2008-9 तक ये जो मसला था, ये सबसे बड़ा मसला था कि करेंसी की वेरिफिकेशन किस तरीके से होगी, जाली करेंसी बनाने से किस तरीके से बचा जाएगा। सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन का जो तस्वर पेश किया, वो तस्वर पिछले बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक मजमुआ था। उसमें उसने इसका हल भी पेश किया कि यहाँ पे इस जो ये मसला है, इस मसले का ऐसा हल होना चाहिए कि उसके अंदर एक सेंट्रल अथॉरिटी ना हो, सेंट्रल बैंक ना हो, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ना हो, उसके अंदर कोई ख़ास बंदा ना हो और उसके बावजूद वेरिफिकेशन होती रहे। मिसाल के तौर पर ये एक साहब है हमारे सामने, इनके पास 5 बिटकॉइन है। सही है, ये एक खातून है, इनकी वाइफ होंगी, कोई भी हो सकता है। ये अपने 5 बिटकॉइन में से 2 बिटकॉइन इन खातून को बेचते हैं। 2 सवाल पैदा होते हैं। नंबर 1, ये इन बिटकॉइन के हकीकी मालिक थे बॉब, हम इनका नाम तस्वर कर लेते हैं। ये जो कंप्यूटर साइंस के अंदर बॉब एलिस ये नाम बतौर मिसाल इस्तेमाल होते हैं, तो हम इनका नाम बॉब तस्वर कर लेते हैं। तो बॉब के पास जो ये बिटकॉइन थे, इस पर पहला सवाल यह है कि ये इनका हकीकी मालिक था या बॉब ने कोई जाली बिटकॉइन बना लिए थे और जाली बिटकॉइन बना के उन्होंने एलिस को भेज दिया, एलिस को खुश कर दिया, लेकिन वो हकीकी बिटकॉइन नहीं थे। तो पहला सवाल ये पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि बॉब इससे पहले ये 2 बिटकॉइन किसी और को भेज तो नहीं चुका था,
ऐसा तो नहीं है कि इसने पहले किसी और को भेज दी हो और फिर उन्हीं की कॉपी, क्योंकि कंप्यूटर की बात हो रही है ना, तो कंप्यूटर में किसी भी चीज की हम कॉपी बना सकते हैं, तो उन्हीं की कॉपी उसने एलिस को भेज दी हो, यानी एक बिटकॉइन को दो जगह पे खर्च किया, उसे डबल स्पेंडिंग कहते हैं। डबल स्पेंडिंग इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये दो सवालात हैं कि इन बिटकॉइन का हकीकी मालिक था ये जाली थी, या और ये इन बिटकॉइन को कहीं और खर्च तो नहीं कर चुका था। इन दो चीजों की वेरिफिकेशन करनी होती है एक तीसरे बंदे ने। हमें मालूम है कि जितना भी डाटा होता है ये सारा डाटा ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड होता है, और गुज़श्ता एक लेक्चर में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ब्लॉकचेन का रिकॉर्ड हर कंप्यूटर में मौजूद होता है। तो बस इतना काम करना होता है कि इस ब्लॉकचेन के रिकॉर्ड के अंदर से ये तलाश करना है कि भाई बॉब के पास ये बिटकॉइन कहाँ से आए थे और इसने कहीं और खर्च तो नहीं किए थे। तो अगर नहीं किए थे तो बस ठीक है, ये मामला बिल्कुल दुरुस्त है, इसकी वेरिफिकेशन करके इसको नए ब्लॉक के अंदर इंटर कर दिया जाएगा। ये काम करता है एक तीसरा बंदा जिसको हम यहाँ पे माइनर कहते हैं। सही है, मैंने माइनिंग करने वाला ये बंदा यहाँ पर ये काम करता है। ये क्या करता है कि इसके अंदर से डाटा देखता है और डाटा देख के ओके कर देता है कि हाँ भाई ये ओके है। इस माइनर को ये काम करने पे जो नया ब्लॉक बनता है, इस नए ब्लॉक में से कुछ रिवार्ड मिलता है। जब भी कोई नया ब्लॉक बिटकॉइन का, मैं खास तौर पर बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, जब भी बिटकॉइन का कोई नया ब्लॉक बनता है तो उस ब्लॉक में कुछ नए बिटकॉइन जनरेट होते हैं, और ये एक मुस्तकिल सिस्टम है जो कि चले जा रहा है, और तकरीबन हर 4 साल के बाद ये नए जनरेट होने वाले बिटकॉइन की जो तादाद होती है ये आधी हो जाती है। तो इस वक्त तकरीबन 6.25 बिटकॉइन ये हर ब्लॉक में जनरेट होते हैं, और ये 6.25 बिटकॉइन उस बंदे को मिलते हैं जो बंदा इस डाटा में से वेरिफिकेशन करके लेकर आता है। यहाँ तक तो आसान है, क्लियर है। एक और मसला है। मसला ये है कि बिटकॉइन का जो नेटवर्क है ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जिस तरह अमेरिका में बिटकॉइन के लेन देन करने वाले मौजूद हैं, इसी तरह रशिया में भी है, इसी तरह अफ्रीका में भी है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी है, इसी तरह पाकिस्तान के किसी गांव में भी हो सकते हैं। तो ये डाटा, ये तो चंद सेकंड के अंदर सारे डाटा को एक पावरफुल कंप्यूटर चंद सेकंड के अंदर सारे डाटा को देख सकता है, एनालाइज कर सकता है, नतीजा निकाल सकता है। तो ये डाटा अप टू डेट कैसे रहेगा? मिसाल के तौर पर इस माइनर ने इन दोनों के, इसने 2 बिटकॉइन भेजे थे बॉब ने एलिस को। इस माइनर ने इस बात की तस्दीक की कि हाँ बॉब ने 2 बिटकॉइन जो एलिस को भेजे हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल है और पहले कहीं खर्च भी नहीं हुए थे। ये तस्दीक करने के बाद इन्होंने नया ब्लॉक इस माइनर ने बनाया और माइनर ने नए ब्लॉक को ब्लॉकचेन में शामिल कर लिया। लेकिन अभी ये माइनर के कंप्यूटर में, इसके कंप्यूटर से ये डाटा जाएगा और जाके दुनिया भर के जो ब्लॉकचेन की नोड्स हैं उन सारी नोड्स के अंदर ये डाटा जाके अपडेट होना है। ये जो अपडेट होने का मसला है, अगर इतनी देर में किसी और माइनर ने कुछ और वेरिफिकेशन करके उसका ब्लॉक बना लिया, तीसरे माइनर ने कुछ और वेरिफिकेशन करके उसका ब्लॉक बना लिया, चौथे माइनर ने कुछ और ब्लॉक वेरिफिकेशन करके उसका ब्लॉक बना लिया, तो हमारे पास ब्लॉकचेन में ये जो लास्ट ब्लॉक था इसके बाद कई ब्लॉक बन जाएंगे एक ही जगह पर। इस ब्लॉक के अंदर 2000 अलग ट्रांजैक्शन होंगी, किसी और माइनर के ब्लॉक में 2000 अलग ट्रांजैक्शन होंगी, तीसरे के उसमें कोई और ट्रांजैक्शन होगी। तो इसलिए जरूरी है कि हर 2 ब्लॉकों के दरमियान कुछ टाइम होना चाहिए, कुछ गैप होना चाहिए, ताकि वो जब एक ब्लॉक बन जाए तो उसके बाद उस टाइम के अंदर वो सब जो पूरी दुनिया का वो है रिकॉर्ड उसके अंदर वो अपडेट होता जाए और फिर उसके बाद अगला ब्लॉक आए वो उसके अंदर अपडेट हो। इस टाइम को रखने के लिए इसमें 10 मिनट का गैप रखा गया हैशिंग के थ्रू, हैशिंग के अमल के जरिए 10 मिनट का गैप रखा गया। यानी ये एक कैद लगा दी गई कि हर ब्लॉक में एक खास किस्म का हैश आपने तलाश करना है। इसको इंशाल्लाह ताला हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह का हैश तलाश करना होता है। तो हर ब्लॉक में एक खास किस्म का हैश तलाश करना है, और अगर हैश तलाश करेंगे, तलाश कर लेंगे तो उस सूरत में ब्लॉक बनेगा। अब क्या होता है, दुनिया भर में माइनर्स होते हैं, 2000 ट्रांजैक्शन, 2600 ट्रांजैक्शन, 1800 ट्रांजैक्शन, जितनी मतलब एक ब्लॉक में जिस वक्त आ सकते हैं। ट्रांजैक्शन के वजन मुख्तलिफ होते हैं, एक ब्लॉक 2 MB तक उसकी लिमिट होती है। दुनिया भर में वो होते हैं माइनर्स होते हैं, वो उन ट्रांजैक्शंस की वेरिफिकेशन करके उनको एक लम्हे के अंदर ब्लॉक के अंदर शामिल कर लेते हैं। लेकिन ब्लॉक को चेन में लगाने के लिए उन्हें एक मखसूस किस्म का हैश ढूंढना होता है। उस हैश को वो अपने कंप्यूटर में तलाश करना शुरू करते हैं। ये हैश का जो फंक्शन है ये इस ब्लॉक से बिल्कुल अलग है। अगर मतलब ये हैश का फंक्शन नहीं होगा तो भी इस ब्लॉक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि दुनिया में अपडेट नहीं हो सकेगा, लेकिन बजाते खुद इस डाटा पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
वो उस हैश को तलाश करना शुरू करते हैं। उनमें से जो बंदा सबसे पहले हैश तलाश करने में कामयाब होता है, वो उस बंदे का ब्लॉक ये इस लाइन के अंदर, इस चेन के अंदर शामिल हो जाता है। एवरेज उसमें तकरीबन कहते हैं कि 10 मिनट का गैप बनता है। तो वो बंदे का जो ब्लॉक होता है वो इस चेन के अंदर शामिल हो जाता है और फिर उसके बाद अगले ब्लॉक्स शुरू हो जाते हैं। तो उस तलाश करने वाले को इस वक्त 6.25 बिटकॉइन मिलती है। ये जो हैशिंग का काम होता है, ये जितना आप पावरफुल कंप्यूटर लगाते जाएंगे तो उतनी तेजी से हैश निकलता जाएगा। तो इसके अंदर सतोशी नाकामोटो और डेवलपर्स ने ये रखा कि जब हैश 10 मिनट से कम में बनना शुरू हो तो हैश की जो मुश्किल है उसको बढ़ा दिया जाए, डिफिकल्टी को उसकी बढ़ा दिया जाए। तो डिफिकल्टी बढ़ जाती है, डिफिकल्टी बढ़ती है तो ये होता है कि पावरफुल कंप्यूटर जो है वो भी, उसे भी 10 मिनट लगने लगते हैं। तो उससे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर मार्केट में आता है और वो जो है ना आके हैशिंग शुरू करता है, तो डिफिकल्टी और बढ़ती है तो उसे भी 10 मिनट लगते हैं। फिर उससे ज्यादा आता है तो और बढ़ती है तो उसे भी 10 मिनट लगते हैं। तो इस वजह से इसके ऊपर, ये जो माइनिंग का जो सिस्टम होता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पावर कंप्यूटर्स की लगती है। अच्छा, ध्यान में रखिएगा, मैं कंप्यूटर्स की पावर की बात कर रहा हूँ, मैं बिजली की नहीं बात कर रहा, इलेक्ट्रिसिटी पावर की बात नहीं कर रहा। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, टेक्नोलॉजी वैसे वैसे एडवांस होती जाती है और ऐसे कार्ड्स आना शुरू हो जाते हैं जो कि कम से कम पावर में कम से कम बिजली में ज्यादा से ज्यादा पावर हमें दे रहे होते हैं। टेराहर्ट्ज के अंदर, हर्ट्ज असल में हर्ट्ज के अंदर इसकी पावर काउंट होती है। फिर हर्ट्ज से जो है ना वो आगे बढ़ता जाता है, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, टेरा हर्ट्ज और पेंटा हर्ट्ज और XYZ वो जो है ना आगे जाता है। तो ये जो हैशिंग का अमल रखा गया, ये रखा गया इसलिए ताकि दो ब्लॉकों के दरमियान, ये जो दो ब्लॉक हैं इनके दरमियान 10 मिनट का गैप आ सके। ये ब्लॉक बना, इसके बाद 10 मिनट का गैप हुआ, इसके अंदर इस ब्लॉक का डाटा पूरी दुनिया में महफूज हो गया। ये ब्लॉक बना, इसके बाद 10 मिनट का गैप हुआ, इसके दौरान इन दोनों का डाटा पूरी दुनिया में महफूज हो गया। ये ब्लॉक बना, इसके 10 मिनट का गैप हुआ, इनका डाटा पूरी दुनिया में महफूज हो गया। तो इस अमल को माइनिंग कहते हैं, यानी जिसके अंदर हैश तलाश करके एक मुकम्मल एक ब्लॉक को ब्लॉकचेन में शामिल किया जाता है। दूसरी चीज स्टेकिंग होती है। स्टेकिंग एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल कई मानी के लिए होता है, कई चीजों के लिए होता है। ये उसमें सिर्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस की हम बात करें, बाकी दीगर चीजें इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ हम देख लेंगे। यहाँ पे भी यही सिस्टम है, लेकिन एथेरियम की बात हो रही है। एथेरियम में 2 एथेरियम जो है ना बॉब ने भेजे, मिसाल के तौर पर एलिस को। एथेरियम स्टेकिंग के ऊपर आ चुका है, POS इसको कहते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक। पिछला वाला जो माइनिंग का सिस्टम है इसको POW कहते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क। स्टेकिंग में फिर और बहुत सारी किस्में आ जाती हैं, प्रूफ ऑफ PODS आ जाता है और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। तो एथेरियम जाने से 2 एथेरियम इसको भेजे, यही सवाल पैदा हुआ है, क्या ये इन बिटकॉइन का हकीकी मालिक थे, जाली थी, इन बिटकॉइन को कहीं और खर्च तो नहीं कर चुका था, यही सवाल है। इसी तरीके से ब्लॉकचेन है और इसी तरह से ब्लॉकचेन के अंदर वेरिफिकेशन हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो वेरिफिकेशन होती है ये हैशिंग के थ्रू नहीं होती, बल्कि यहाँ पर एक बंदा होता है और वो बंदा क्या करता है कि मतलब वो सिर्फ इसको देखता है और देखने के बाद इसके अंदर से डाटा निकालता है और डाटा निकाल के वो शामिल कर लेता है और शामिल करके बस उसका मामला ये सेकंडों में, मिनटों में जो है ये मुकम्मल हो जाता है। अब यहाँ पर अगर ये इस डाटा को शामिल करने के अंदर, अच्छा इसके अंदर मसला तो ये वाला इसके अंदर भी था कि जो है ना किसके पास डाटा अपडेट होगा, किसके पास डाटा अपडेट नहीं होगा। तो इसमें स्टेकिंग का जो अमल अभी हम आगे जिसकी बात करने वाले हैं, उसकी वजह से जो वेरिफिकेशन करने वाले होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा महदूद हो जाते हैं। तो जब ये महदूद होते हैं तो इनके पास डाटा बआसानी अपडेट हो रहा होता है। अलबत्ता मसला ये होता है यहाँ पर कि जब इस बंदे की किसी किस्म की पावर नहीं लग रही, इसकी किसी किस्म की एनर्जी नहीं लग रही, इसके किसी किस्म के कंप्यूटर के कंपोनेंट्स नहीं लग रहे, इसके कंप्यूटर की एक्सपर्टीज इसके अंदर किसी को कुछ ज़्यादा नहीं लग रही, तो क्या वजह है कि ये दयानतदारी के साथ इसकी वेरिफिकेशन करेगा? हो सकता है ये खुद किसी को भेज के बददयानती कर ले। तो इसके लिए ये किया जाता है कि इस बंदे को कहा जाता है तुमने अपने कुछ कॉइन ये ब्लॉकचेन के ऊपर तुमने रखने होंगे, ये ब्लॉकचेन के ऊपर रखे होंगे, नेटवर्क के ऊपर, ये किसी बंदे के पास नहीं होंगे, लेकिन इसके कुछ कॉइन जाएंगे और कॉइन जाके ये ब्लॉकचेन के ऊपर रखे जाएंगे। तो अगर ये किसी सूरत में इस ब्लॉकचेन को नुकसान पहुंचाता है, इसमें जो है ना बददयानती करता है, तो उससे क्या होगा कि ब्लॉकचेन
जैसे एथेरियम की ब्लॉकचेन है, मिसाल के तौर पर अगर इसको नुकसान पहुंचाता है तो एथेरियम की कीमत नीचे गिरेगी। तो जब एथेरियम की कीमत नीचे गिरेगी तो इसके जो यहाँ पे रखे हुए ईथर हैं, एथेरियम के जो टोकन है, तो कॉइन जो है, तो उनकी कीमत भी जो है ना नीचे गिरेगी। तो जितना ये फायदा उठाएगा इस बदयानती से, उससे ज्यादा इसको नुकसान होगा। इस अमल को बुनियादी तौर पे वेरिफिकेशन के इस अमल को हम स्टेकिंग कहते हैं। माइनिंग के मुतबादिल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया। इस स्टेकिंग में फिर आगे जाके मजीद डिटेल्स होती हैं, उनको हम इंशाल्लाह ताला आइंदा पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक माइनिंग और स्टेकिंग का मैं कॉन्सेप्ट समझाने के काबिल हो चुका हूँ। आगे इंशाल्लाह हम लोग माइनिंग पूल्स वगैरह की कुछ डिटेल भी पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।